फिल्म की शुरुआत में एक पिता और बेटी चोटियों पर साथ चढ़ रहे होते हैं। ऊपर पहुंचने के बाद पिता टोबियस ने अपनी बेटी नोरा को ट्रोल्स के बारे में कहानी याद दिलाई। टोबियस फिर उसे बताता है कि उनके सामने का विशाल पर्वत वास्तव में ट्रोल के जीवाश्म से बना है। पहले तो वो इसे अनदेखा करती है और इस पर विश्वास नहीं करती क्योंकि वो सोचती है कि ये सिर्फ एक परी कथा है। लेकिन जब बड़े पहाड़ पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो उस पर ट्रोल्स के चेहरों को देखकर हैरान रह जाती है। 20 साल बाद साइंटिस्ट का एक ग्रुप समुद्र के पास खुदाई कर रहा होता है और डायनासोर की हड्डियों की खोज कर रहा होता है। नोरा अब जीवाश्म विज्ञान की प्रोफेसर है, इस ग्रुप का हिस्सा है। उसे उसकी टीम मेंबर द्वारा बताया गया है कि कोई डायनासोर नहीं मिलने के कारण यूनिवर्सिटी उनकी फंडिंग में कटौती कर रहा है। लेकिन नोरा ने हार मानने से इनकार कर दिया। सौभाग्य से उसी वक्त उसे कुछ डायनासोर की हड्डियां मिलती है जो उसे और उसके साथियों को खुश करती है। इस बीच पीक माउंटेन में परीक्षण के दौरान माइनर्स का एक ग्रुप मेट्रो योजना के लिए माउंटेन में एक सुरंग बना रहा है। पास में कुछ प्रोटेस्टर ने उन्हें रुकने का आग्रह किया क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो खूबसूरत पहाड़ों को खराब कर देगा। माइनर्स तब प्रोटेस्टर की बात न सुनते हुए शक्तिशाली डायनामाइट का विस्फोट करते हैं। विस्फोट के परिणाम की जांच करने के लिए माइनर्स सुरंग के अंदर जाने के बाद सुरंग अचानक गड़गड़ाहट करता है और गिर जाता है। ठीक उसी समय नॉर्वेयन सेना ने ट्रोल पीक्स माउंटेन से इस हलचल को नोटिस कर लिया और क्या हो रहा है इसका पता लगाने के लिए कुछ प्लेन्स भेजी। पहाड़ में एक बड़ा सा होल देखकर जनरल तुरंत प्रधानमंत्री को उस बड़े छेद के बारे में सूचित करता है। प्रधानमंत्री को उसके पास पाए जाने वाले विशाल पैरों के निशान के बारे में भी बताया जाता है। इस कारण वो तुरंत साइंटिस्ट को इकट्ठा करने लगते हैं जो उन्हें होल और पैरों के निशान का राज जानने में मदद कर सके। इन लोगों में नोरा भी होती है जो अभी एक डायनासोर खोजने के लिए अपनी टीम के साथ सेलिब्रेट कर रही है। तुरंत सेना उसे हेलीकॉप्टर से वापस राजधानी ले जाती है ताकि उसे बताया जा सके कि क्या हुआ था। वहाँ वो प्रधानमंत्री के सलाहकार एंड्रियास से मिलती है जो उसे जल्दी से जनरलों और वैज्ञानिकों से भरे रूम के अंदर ले जाता है। क्योंकि नोरा जीवाश्म विज्ञान की प्रोफेसर है इसलिए उनका नॉलेज इस काम के लिए उपयोगी है। हालांकि कुछ वैज्ञानिक उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो सिर्फ डायनासोर के बारे में जानती है। उसके बाद अन्य वैज्ञानिकों ने होल के बारे में गैस करना शुरू किया लेकिन नोरा ने नोटिस किया कि वो स्पष्ट रूप से पैरों के निशान की तरह दिखता है क्योंकि इतने बड़े जीव नहीं है जो ऐसे पैरों के निशान कर सके। एक अधिकारी सीक्रेट माइनिंग एक्सीडेंट का फुटेज दिखाने के लिए रूम में प्रवेश करती है जहां लोग पुष्टि करते हैं कि ये वास्तव में एक प्राणी है जिसने ये सब किया है। फुटेज के बावजूद अन्य वैज्ञानिक अभी भी मानते हैं कि ये एक प्राणी नहीं है। लेकिन नोरा प्रैक्टिकल होती है और इस पर चर्चा करने के बजाय वो घटनास्थल पर जाना चाहती है क्योंकि प्रधानमंत्री को उसका एटीट्यूड पसंद आता है। नोरा को एक वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद उसे एंड्रियास ने बताया कि कपल के घर में हाल ही में हुई एक घटना के कारण उन्हें एक घाटी में जाना होगा। इससे पहले एक कपल का जानवर के साथ एक डरावना करीबी सामना होता है। उनके घर पर प्राणी उसके फुटप्रिंट्स रख जाता है, हालांकि उन्होंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा है। जैसे नोरा और एंड्रियास हेलीकॉप्टर से तुरंत वहां जाने के लिए निकलते हैं। समय बिताने के लिए एंड्रियास ने पैलियोंटोलॉजी में अपनी रुचि के बारे में उससे पूछा। तब नोरा कहती है कि वो बचपन से नेचर से प्यार करती है। फिर वो उसे बताती है कि उसकी माँ पहले ही मर चुकी थी और उसके पिता एक समय पर बहुत अधिक परिकथा पर विश्वास करने के कारण उन्होंने अपना दिमाग खो दिया है। एंड्रियास तब कहता है कि वो हमेशा एक लेखक बनना चाहता है, लेकिन नोरा अब नहीं सुन रही है। वो बुजुर्ग जोड़े के घर को तबाह देखती है। एक सैनिक क्रिस घटना के बारे में उन्हें जानकारी देता है। वो उन्हें बताता है कि जानवर इस क्षेत्र में से चला गया और फिर अचानक दक्षिण में रुक गया, जो उनके स्थान से मीलों दूर है। बाद में वो कपल से पूछताछ करते हैं। बूढ़े व्यक्ति ने खुलासा किया कि हाल की घटना को ऐसा लगा जैसे कोई पहाड़ उनकी ओर बढ़ रहा हो। उसकी पत्नी कहती है कि उसने इस पहाड़ से एक उदास होवल को निकलते हुए सुना। कपल की गवाही लेने के बाद तीनों उस जगह की जांच जारी रखने के लिए बाहर चले गए। वहाँ नोरा यूवी प्रकाश का उपयोग करके फुटप्रिंट की जांच करती है, ये देखने के लिए कि प्राणी ने जैविक छाप छोड़ी है या नहीं। हालांकि उसे चट्टानों और पत्थरों के अलावा कुछ नहीं दिखता है। वो तब दक्षिण की ओर जाते हैं जहां पैरों के निशान अचानक रुक गए थे। हेलीकॉप्टर के अंदर सैनिक नोरा को बताता है कि पैरों के निशान एक चट्टानी स्थान पर रुक गए, जो असंभव है क्योंकि प्राणी अचानक गायब होने के लिए बहुत बड़ा है। सभी क्लू जोड़ने के बाद भी नोरा को कुछ समझ नहीं आता है। इस कारण वो उन्हें अपने पिता के पास जाने के लिए कहती है। दूर एक जगह पर एक छोटा सा केबिन था जहां एक बूढ़ा आदमी बंदूक और धमकी के साथ उनका स्वागत करता है। वो टोबियास होता है और ये जानने के बाद कि ये उसकी बेटी है, वो अपनी बंदूक को नीचे करता है और उन्हें अंदर जाने देता है। केबिन के अंदर एंड्रियास ने दीवार पर पोस्ट किए गए विभिन्न अखबारों को नोटिस किया।
टोबियास इसके ऊपर चर्चा करने का प्रयास करता है। नोरा ने जल्दी से उसे बताया कि आज पहाड़ से कुछ निकला है। नोरा ने उसे एक्सीडेंट का फुटेज दिखाया। नोरा कहती है कि उन्होंने फुटप्रिंट का पीछा किया पर कुछ मिला नहीं। वो फिर उससे पूछती है कि क्या वो इस घटना को एक्सप्लेन कर सकते हैं बिना मिथकों का सहारा लिए, लेकिन टोबियास इस बात पर अड़ा रहता है कि ये सभी ट्रोल्स होने का ठोस सबूत है जिन्हें सरकार ने दबाने और छिपाने की कोशिश की है। टोबियास फिर उनको एक एडवेंचर पर लिए आने के लिए कहता है। नोरा के पास अपने पिता के साथ जाने के अलावा कोई चारा नहीं है क्योंकि उसे उनकी मदद की जरूरत है। इस तरह वो पैरों के निशान की जगह वापस आ जाते हैं। वहाँ पे टोबियास सुराग के लिए उत्सुकता से चारों ओर दिखता है जो ट्रोल के होने की पुष्टि करेगा। क्षेत्र की जांच करने पर वो फिर अपनी बेटी को बताता है कि लैंडस्केप बदल गया है जबकि वो एक दूसरे के करीब हैं। टोबियास नोरा को ये बताता कि नोरा ने अपने जिज्ञासा और आश्चर्य को खो दिया है। नोरा ने जवाब में कहा कि वो अभी बड़ी हो गई है। अचानक दोनों की नजर चट्टानों से निकली एक आंख पर पड़ी। जैसा कि ये पता चला है, जिस चट्टानी क्षेत्र में वो खड़े हैं वो वास्तव में आराम करने वाला एक ट्रोल है। इसलिए ये साबित हुआ कि ट्रोल मौजूद हैं। हेलीकॉप्टर से तेजी से भागने के बाद वो तुरंत ट्रोल्स के फुटेज प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट को भेजते हैं। इस कारण से नोरा, एंड्रियास, क्रिस और टोबियास प्रधानमंत्री के साथ चर्चा करने के लिए पास के बेस पर जाते हैं। हालांकि नोरा ने अपने पिता को प्राणी का वर्णन करने के लिए ट्रोल शब्द का उल्लेख नहीं करने की चेतावनी दी। टोबियास फिर भी इसे गर्व से प्रधानमंत्री के कैबिनेट को कहते हैं। वो उन्हें ये भी बताता है कि प्रकृति के साथ उनके दखल के कारण ये तबाही हुई है। बूढ़े आदमी पर विश्वास न करते हुए प्रधानमंत्री ने ट्रोल के खिलाफ सैन्य कार्रवाई लागू करने का फैसला किया। इस वजह से नोरा अपने पिता पर गुस्सा होती है। टोबियास तब उसे बताता है कि उनका एडवेंचर अभी शुरू हुआ है, जो नोरा की जिज्ञासा को फिर से जगाता है। जैसे नोरा, टोबियास और एंड्रियास ने क्रिस से आग्रह किया कि उन्हें सैन्य के साथ आने दिया जाए। उनके आग्रह के कारण क्रिस मान जाता है, पर वो एक शर्त रखता है कि वो उनके आदेशों का पालन करेंगे। रात को मिलिट्री ऑपरेशन शुरू होता है। ट्रोल के आने की प्रतीक्षा करते हुए बाप बेटी अतीत के बारे में बात करते हैं। कुछ देर के इंतजार के बाद आखिरकार ट्रोल आ जाता है, लेकिन वो अपने ट्रैक पर ही रुक जाता है। जनरल तब क्रिस को पत्थर के प्राणी के खिलाफ अटैक के लिए कहता है। रॉकेट मिसाइल के उसके शरीर से टकराने के बाद ट्रोल का घाव मैजिकली भर जाता है। इसे ट्रोल और अधिक क्रोधित होता है। इस प्रकार क्रिस सभी सैनिकों को एक साथ हमला करने का आदेश देता है, लेकिन ये देखते हुए कि उनके सामूहिक हमले का ट्रोल पर कोई असर नहीं पड़ा, सैनिक पीछे हटने लगते हैं। तबाही के दौरान क्रिस, टोबियास, नोरा और एंड्रियास के साथ एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। एक अन्य सैनिक वहाँ प्रार्थना कर रहा होता है। क्योंकि सैनिक एक क्रिश्चियन है, टोबियास बाकी लोगों को सैनिक को पीछे छोड़ने के लिए कहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ट्रोल्स कहानी के अनुसार क्रिश्चियन रक्त वाले लोगों को सूंघ सकते हैं। ट्रोल जल्दी से क्रिश्चियन सैनिक को पकड़ लेता है और उसे खा जाता है। वहाँ से भागने के बजाय टोबियास विशाल जीव से दोस्ती करने का फैसला करता है। वो जीव से बात करने लगता है। हालांकि एक मूर्ख सैनिक जीव पर पीछे से हमला करता है और विशाल प्राणी फिर से क्रोधित हो जाता है। बदले में ट्रोल गलती से टोबियास को दूर फेंक देता है और जाने से पहले फायरिंग करने वाले सैनिक पर हमला करता है। टोबियास बच गया, लेकिन वो बहुत कमजोर हो गया था। फिर वो अपनी बेटी को एक राजा और उसके महल के बारे में बताता है और अंत में अपनी चोटों के कारण दम तोड़ देता है। नोरा अपने पिता के लिए रोने लगती है। यहाँ तक एंड्रियास और क्रिस को भी इससे बुरा लगता है। इसके तुरंत बाद नोरा सैन्य बेस पर लौटती है, जहाँ वो अपने पिता के सभी नोट्स का स्टडी करती है। नोरा वही सो जाती है। अगले दिन क्रिस ने नोरा को बताया कि ट्रोल फिर से दूसरी घाटी में रुक गया है और वो इसके खिलाफ हवाई हमला करेंगे। ये नोरा को कंफ्यूज करता है क्योंकि सेना पिछली रात ट्रोल को एक चोट भी नहीं कर पाई थी। वो उन्हें बताती है कि ट्रोल्स के बारे में परिकथा में सच्चाई होनी चाहिए। इस तरह वो ट्रोल से निपटने में परिकथाओं का उपयोग करने की योजना के बारे में कैबिनेट को कहते हैं। कैबिनेट के सदस्यों में से एक को ये खराब आइडिया लगता है, लेकिन क्रिस आश्चर्य से नोरा के बात से राजी होता है क्योंकि उसने देखा था कि आधुनिक हथियारों का प्राणी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बाद में जनरल ने इस सुझाव का स्वागत किया है क्योंकि उन्हें सभी विकल्पों का पता लगाना है। प्रधानमंत्री अपनी योजना के साथ जाने के लिए सहमत है। हालांकि उन्हें खबर मिलती है कि ट्रोल एक पाक की ओर बढ़ रहा है। इस वजह से वो जीव को काबू में करने की योजना को जल्दी से अंजाम देते हैं। 4 हेलीकॉप्टरों पर चर्च की बड़ी बड़ी घंटियां लगाकर ट्रोल को कंट्रोल करने की योजना है। ट्रोल चर्च की घंटी की आवाज से नफरत करते हैं। इस कारण से वो ट्रोल को कुछ समय के लिए रोकने में सफल रहे। हालांकि उन्होंने ये नहीं सोचा था कि वो वापस लड़ेगा। ट्रोल तेजी से 3 हेलीकॉप्टरों को नीचे गिराने के लिए आगे बढ़ता है।
लेकिन चिढ़ने के बावजूद भी ट्रोल एक हेलीकॉप्टर को नीचे लोगों के पास गिरने से रोककर मासूम इंसानों की मदद करता है। ट्रोल इसके बाद अपना उत्पात जारी रखने के बजाय पाक छोड़ देता है। इस घटना के कारण पत्थर के जीवों के बारे में खबर दुनिया भर में फैल गई। राजधानी में ट्रोल होने की न्यूज नॉर्वे सरकार को शर्मिंदा करती है। प्रधानमंत्री का मानना कि उसे तुरंत फोर्स द्वारा मार देना चाहिए। नोरा हालांकि अभी भी अपने विश्वास में दृढ़ है कि ट्रोल को अन्य तरीकों से नियंत्रित किया जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री उनकी बात नहीं सुनते हैं। ये देखकर कि क्रिस और एंड्रियास के अलावा कोई और उसकी बात नहीं सुनेगा, नोरा इमारत छोड़ देती है। नोरा के बिना कैबिनेट सदस्यों में से एक का सुझाव है कि परमाणु हथियारों का उपयोग करना चाहिए। ट्रोल के खिलाफ वो शहर को भी तबाह करने के लिए तैयार है। इस कारण से एंड्रियास ने उसी वक्त इस्तीफा दे दिया। वो जल्दी से नोरा को राजधानी को खाली करने के बारे में बताने के लिए पकड़ लिया। इसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री ने खुद समाचार में घोषणा की कि वो खतरे के कारण राजधानी में आपातकाल की स्थिति घोषित कर रही हैं। ऐसे में लोग तुरंत वहां से निकल जाते हैं, जबकि एंड्रियास और नोरा राजधानी से दूर जा रहे हैं। नोरा का ध्यान सिंडिंग शब्द पर गया है, जो उसके पिता की किताब में बार बार लिखा गया है, लेकिन उसे अर्थ का कोई पता नहीं है। एंड्रियास ने फिर उसे बताया कि ये लॉर्ड चेम्बरलेन के अंतिम नाम का जिक्र होना चाहिए जो महल के उत्तर में रहता है। फिर नोरा एक राजा और महल के बारे में अपने पिता के शब्दों को याद करती है। कुछ समझ में आने पर वो एंड्रियास को जल्दी से वापस महल में जाने के लिए कहती है। इसके बाद वो कैपिटल्स पैलेस में पहुंचते हैं, जहां गार्ड तुरंत दोनों पर अपनी बंदूकें तानते हैं। अचानक सिंडिंग नाम का एक बूढ़ा आता है और अपने आदमियों को गन नीचे करने का आदेश देता है। फिर वो नोरा और एंड्रियास से कहता है कि उसने पहले ही लोग आने का अंदाजा लगा लिया था। वो हैरान है कि ये टोबियास की बेटी है। सिंडिंग तब दोनों को महल के अंदर ले जाता है। वो नोरा को बताता है कि वो टोबियास को बहुत अच्छी तरह से जानता था और उसका सम्मान करता था, भले ही वो एक जिद्दी आदमी था। महल के एक सीक्रेट जगह पर दोनों को ले जाते हैं। सिंडिंग उन्हें बताता है कि इतिहास के अनुसार ये पहले स्ट्रो राजा के महल पर बनाया गया था। एक चौंकाने वाले उजागर में नोरा और एंड्रियास को पता चलता है कि महल के नीचे भारी हड्डियां हैं जो बहुत समय पहले मनुष्यों द्वारा मारे गए ट्रोल्स के हैं। ये जाना जाता है कि पहले जिस ट्रोल का सामना करना पड़ा वो खुद ट्रोल किंग है। क्रिश्चियन धर्म के प्रसार के दौरान ट्रोल किंग को महल से निकाला गया था। टोबियास ने मरने से पहले अपनी बेटी को बताने की कोशिश की थी कि ट्रोल किंग बस अपने घर वापस जा रहा है। सिंडिंग के अनुसार जब टोबियास सच्चाई को उजागर करने के करीब था तो उन्होंने उसे रोकने के लिए उसे मानसिक अस्पताल में फेंक दिया। जब नोरा ने अपनी यूवी लाइट से हड्डियों को देखा तो उन्होंने नोटिस किया कि हड्डियां जल रही हैं। इसे वो अनुमान निकालती है कि ट्रोल की कमजोरी धूप है। फिर वो सिंडिंग के पास सबसे बड़े वाहन मांगती है। वाहन मिलने के बाद वो क्रिस को अपनी योजना में मदद करने के लिए बुलाती है। वो तुरंत सहमत हो जाता है। वो एक योजना बनाते हैं जिसमें ट्रोल किंग के एक साथी की खोपड़ी का उपयोग करके उसे महल से दूर स्थित एक पास के पार्क में ले जाना शामिल है। क्रिस अपने कुछ मित्रों की मदद से पार्क में जोरदार यूवी लाइट का इंतजाम करेगा, जिसका उपयोग विशाल जीव को वश में करने के लिए किया जाएगा। इस बीच ट्रोल किंग धीरे धीरे महल की ओर चलता है। सैनिक अपने हमलों के साथ उसे अपने अधीन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके हथियारों का जीव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रधानमंत्री अंत में परमाणु हथियारों के उपयोग के लिए राजी होती है, इसलिए वो तेजी से अपनी योजना के साथ आगे बढ़ते हैं। जबकि सेना बम तैयार करती है, सिग्रिड ने एंड्रियास को सेना की विनाशकारी योजना के बारे में सूचित किया। एंड्रियास तब उन्हें समय देने के लिए कहता है। सिग्रिड सैन्य प्रणाली में हैक करने लगती है। सिग्रिड सेना को बमबारी से रोकने के लिए सिस्टम को सफलतापूर्वक हैक करती है। सेना के रास्ते से हटने के साथ नोरा और एंड्रियास ट्रोल किंग के साथ आमने सामने आ गए हैं। जैसे ही वो उसकी ओर बढ़ते हैं, सबसे पहले ट्रोल किंग उनके पास से गुजरता है, लेकिन जब वाहन के पीछे की खोपड़ी दिखाई देती है तो ट्रोल किंग क्रोधित हो जाता है और उनका पीछा करता है। पीछा किए जाने के दौरान नोरा क्रिस को 10 मिनट के भीतर अपनी तैयारी पूरी करने के लिए कहती है, क्योंकि वो वहाँ तेजी से जा रहे हैं। कॉल के बाद क्रिस अपने साथी सैनिकों को सुनाता देता है कि उन्हें अपने शहर को बचाने के लिए तेजी से काम करना चाहिए। इस बीच नोरा और एंड्रियास एक पुल पर गाड़ी चला रहे हैं जब वो उनके पीछे खोपड़ी को गिरा देते हैं। एक पल के लिए ट्रोल किंग खोपड़ी और खुद को अपनी आंखों में उदासी के साथ देखता है, क्योंकि वो ट्रोल की प्रजाति में से आखिरी ट्रोल है। वो फिर गलती से खोपड़ी को जमीन पर गिरा देता है। बदले में ट्रोल किंग नोरा और एंड्रियास पर और ज्यादा भड़क जाता है। इस कारण से वो उनका पीछा करता है। उसी वक्त कैबिनेट सदस्य को पता चलता है कि सिग्रिड उनके सिस्टम को हैक कर रही है, इसलिए सिग्रिड को हटा के सेना जल्दी से बम पर नियंत्रण हासिल कर लेती है। इस बीच नोरा और एंड्रियास आखिर उस पार्क में पहुंच जाते हैं जहां क्रिस और बाकी सैनिक होते हैं। गुस्से में ट्रोल किंग उस कार को फेंक देता है जिसे नोरा और एंड्रियास चला रहे हैं।
खुशकिस्मत से दोनों बच जाते हैं। सब कुछ सेट होने के साथ क्रिस और सैनिक अपनी यूवी लाइट्स खोलते हैं। ट्रोल किंग को कंट्रोल करने के लिए यूवी लाइट काफी मात्रा में है, जिससे वो गर्मी के कारण अपने स्थान से हिलने में असमर्थ हो जाता है। इस बीच सेना प्राणी पर बमबारी करने वाली होती है जब वो नोरा और अन्य लोगों को देखते हैं। इस कारण से जनरल पायलट को योजना को रद्द करने का आदेश देता है। जैसा कि सैनिक अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं, नोरा मरने वाले प्राणी के लिए दया महसूस करती है। वो जल्दी से यूवी लाइट बंद कर देती है और ट्रोल किंग को तुरंत जाने के लिए कहती है, लेकिन प्राणी को बचाने के अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद सुबह का उजाला आखिरकार आ ही जाता है और ट्रोल किंग को एक बड़े शिलाखंड में बदलता है। नोरा ने अपने पिता के सम्मान में इसे टोबियास बोल्ड कहने का फैसला किया। प्रधानमंत्री और उनके कर्मचारी इस बोल्ड को देखने के लिए तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। वहां वो नोरा को कहती है कि नोरा ने जो हिम्मत भरा काम किया है उससे वो प्रभावित है। एंड्रियास तब प्रधानमंत्री को बताता है कि उसने इस्तीफा दे दिया है, अब वो एक लेखक बनने का सपना पूरा करेगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।